क्वेश्चन कह रहा है कि फोर पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन द फोर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज ए. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन. आपके पास एक पेंटागन है, डायग्राम में देखिए. ये आपके पास एक पेंटागन दिया हुआ है, ठीक है. इस पेंटागन के ये फोर वर्टिसेस है, 1, 2, 3 और 4. इन चारों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, सेम पोलैरिटी और सेम मैग्नीट्यूड. तो बताना है कि इन चार की वजह से पेंटागन के सेंटर पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा. क्लियर. तो सबसे पहली बात, आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के दो मेथड यूज कर सकते हैं. मैं दोनों मेथड को यहां पे आपको समझाने वाला हूं. जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कीजिए. जैसे कि मैं अगर यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो इस टेस्ट चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन F4 से रिप्रेजेंट किया है, इसकी वजह से फोर्स F3, इसकी वजह से फोर्स F2 और इसकी वजह से फोर्स F1. ठीक है. आप ये सब निकाल लीजिए, क्योंकि यार रेगुलर पेंटागन है तो हर साइड आपको दिया है कि सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो है A. क्लियर. तो आप फोर्स निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है K Q नॉट अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा. सारी फोर्सेस सेम होंगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो उसके बाद आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लगा दीजिएगा. जैसे मैंने यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 E2 E3 E4. मैंने फोर्स दिखाया वहां पे, सबका मैग्नीट्यूड सेम है KQ अपॉन A स्क्वायर. और वेक्टर एडिशन जब आप अप्लाई करेंगे तो KQ अपॉन A स्क्वायर आ जाएगा. ये तो आपका हो गया कि कन्वेंशनल मेथड जो, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपके पास ये आ गई. एक दूसरा मेथड होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा पॉलीगन लॉ. पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि इफ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स एंड दे आर मेकिंग अ क्लोज्ड लूप. क्लियर. एंड इफ ऑल द वेक्टर्स आर मेकिंग अ क्लोज्ड लूप, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज 0. इज दैट क्लियर. तो वही चीज हम यहां पे लेके चलते हैं. मैं एज्यूम करता हूं कि चार कॉर्नर पे तो हमें फोर्स चार्ज रखा हुआ है. मैं एज्यूम करता हूं अगर यहां पर भी एक चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है. ठीक है. तो इसी डायग्राम में देखिए, जो फिफ्थ चार्ज होगा उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो इस तरफ हो जाएगी. क्लियर. जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो आप देखिए यहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों तरफ. मींस ये जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये क्या बनाएंगे, एक क्लोज लूप बनाएगी. और अगर क्लोज लूप बनाएगी तो इन सब की वजह से जो फील्ड आ रहा है उन सबका नेट वेक्टर सम 0 हो जाएगा, सिर्फ एक इस चार्ज को इंट्रोड्यूस करने पर. इसका मतलब क्या हुआ कि इन चार की वजह से यहां पर जो फील्ड है, जो फोर्स है, वो इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है उसी के इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तभी उसने क्लोज्ड में 0 कर दिया. यानी इन चार चार्जेस की वजह से जो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, फिफ्थ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके इक्वल होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो सिंपल सी बात है, मैं इन चार की वजह से ना निकालने की बजाय इसके और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, और जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट रिजल्टेंट होगा. देखिए मैंने यही किया. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर चार्जेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिफ्थ चार्जेस, दैट शुड बी 0. ये पॉलीगन लॉ है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर चार्जेस should be equals to minus of electric field due to fifth charge. Minus sign represent the direction should be opposite. अब फोर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिफ्थ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिर्फ एक की वजह से KQ upon A square, but negative means opposite direction. This KQ upon A square should be in this direction, negative, so it should be in outward direction. So this is the resultant. So E center is KQ upon A square. तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. चलिए सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं. अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ चार्ज 4 × 10⁻⁶ कूलम. इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकंड. तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. अ वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज स्विच्ड ऑन. अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बताइए कि अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा. ये आपके पास एक बॉब दे दिया, अभी ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड है T = 2π/L/g. 11th में पढ़ के आए हैं, और ये हो जाएगा 45/20. अभी मैंने बताया. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया और इस पे चार्ज है
तो क्या टाइम पीरियड बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से इस पे एक एडिशनल फोर्स आ जाएगी जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है, तो नेट फोर्स जो होगी वो बदल जाएगी। नेट फोर्स हो जाएगी mg माइनस QE, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उस नेट फोर्स की वजह से जब नेट फोर्स बदली तो F इज इक्वल्स टू ma, तो इसकी वजह से इसका इफेक्टिव ग्रेविटी भी बदल गई। और इफेक्टिव ग्रेविटी बदलेगी तो क्योंकि टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम का, तो इसका टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो देखिए यहां पर नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा g माइनस QE अपॉन m। कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स निकालिए, F इज इक्वल टू mg माइनस QE, F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू g माइनस QE अपॉन m। क्लियर? 11th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो g इफेक्टिव की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, न्यू टाइम पीरियड विल बी t डैश। अब इसको और इसको आपस में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से इक्वेशन ये बनी, वैल्यू पुट कीजिए और आपका t डैश आ गया 2.6। मतलब एक ऑसिलेशन करने का टाइम आ गया। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है 20 ऑसिलेशन का, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 52 सेकेंड। तो ये भी 11 से रिलेट होके आई है। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है 30 डिग्री, ये 1 मीटर है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को हम रेस्ट से ड्रॉप करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली इस तरीके से काम कर रहा है। बताइए चार्ज नीचे आने में टोटल कितना टाइम लेगा अगर चार्ज के और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में फ्रिक्शन 0.2 है। क्लियर? देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारे पास। mg डाउनवर्ड, 12th की प्रॉब्लम है सिंपल। mg के दो कंपोनेंट, ये एंगल 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, mg cos 30, mg sin 30। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे काम कर रहा है तो इसकी वजह से QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरीके से काम करेगी। ये एंगल 30 डिग्री तो QE sin 30, QE cos 30 अपवर्ड। तो यहां पर जो नेट फोर्स लगी वो कितनी लगी? mg sin 30 माइनस QE cos 30। नो, वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है। तो अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपवर्ड लगेगी। तो दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg cos 30 प्लस QE sin 30। फोर्स कंपोनेंट रिजॉल्व कर लीजिए तो F आ गया हमारे पास म्यू mg cos 30 प्लस म्यू QE sin 30। टोटल फोर्स आ गया नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिस माइनस दिस माइनस दिस, नेट फोर्स आ गया। एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड एक्सेलरेशन ma। तो यहां से आप a निकाल लीजिए। a आ गया आपके पास, सॉल्व करने के बाद 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमें डिस्टेंस टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि रेस्ट से ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 2s अपॉन a स्क्वायर रूट। ये s ये वाला होगा। ये s कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया ये 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन 30। ओके, 1 अपॉन साइन 30। क्लियर? तो s की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन साइन 30 अपॉन a हमने यहां से निकाला, वैल्यू पुट कर दीजिए 1.35 सेकेंड। क्लियर? दोबारा ये 11th और 12th को मैंने कंबाइंड किया है। फोर्थ प्रॉब्लम कि हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, उसको हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें ऑसिलेशन आएंगे और वो ऑसिलेशन की वजह से जो टाइम पीरियड होगा वो इतना होगा। चलिए, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल रखा हुआ है, अलोंग द डायरेक्शन है क्योंकि डाइपोल मोमेंट ये है, और इस डाइपोल मोमेंट की इस डायरेक्शन से मैंने इसको स्मॉल एंगल थीटा पे डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा। अब ये ऑसिलेट क्यों करेगा? क्योंकि इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। टॉर्क कितना होता है? टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पे क्या शो करता है कि दिस इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क। अब क्योंकि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, तो मैंने टॉ इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा कर दिया। ओके, अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? टॉ अल्फा इज इक्वल टू टॉ अपॉन आई। टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा 11th का रिलेशन है। टॉ की वैल्यू पुट कर दीजिए, और एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? अल्फा शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन आई। बहुत सिंपल प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, उसको एक क्यूब के सेंटर पे रख दिया।
बताना है कि उस क्यूब की एक फेस से टोटल कितना फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स की प्रॉब्लम है। ये हमारे पास सिस्टम है। अब क्योंकि ये चार्ज जो है इस पूरे क्यूब से एनक्लोज्ड हो गया, तो टोटल कितना एंगल बना रहा है कोई भी क्लोज्ड बॉडी, मैंने अपने लेसन में पढ़ाया था 4 पाई स्टेरेडियन। टोटल कितनी फेजेस हैं 6, तो एक फेज से कितना फ्लक्स आएगा 4 पाई अपॉन 6। ये सॉलिड एंगल आ गया ना, टोटल जो सॉलिड एंगल बनता है 4 पाई स्टेरेडियन बनता है। एक फेज ने सॉलिड एंगल कितना बनाया 4 पाई अपॉन 6। अब फ्लक्स निकाल लेते हैं हम, गॉसिस थ्योरम लगा लीजिए। गॉसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो होगा एक फेज से कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई इंटू सॉलिड एंगल। वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक दूसरा तरीका है कि अगर चार्ज क्यू यहां पे रखा हुआ है, क्लोज्ड बॉडी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकालती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम, तो एक फेज कितना निकालेगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है कि सिलेंडर को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बताइए इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। अब सेकंड केस में अगर इसी सिलेंडर को थीटा डिग्री पे ऐसे टिल्ट कर देता हूं, तब बताइए कितना फ्लक्स निकलेगा। ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट सिचुएशन है, आप ये देखिए, ये वाली फेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बनेगा, तो यहां से हमारे पास फ्लक्स कट हो रहा है तो निकलेगा। यहां पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो यहां से फ्लक्स 0, यहां पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बनेगा तो फ्लक्स 0। तो सिर्फ इसी फेस की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो एरिया हमारे पास कितना हो गया, आपको सिर्फ ये वाला सरफेस निकालना है। एरिया इज परपेंडिकुलर एरिया 2r इंटू एच, क्लियर, सरफेस एरिया आ गया। और फ्लक्स क्रॉसिंग द सिलेंडर इज phi इज इक्वल टू ई इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स अपॉन एरिया, तो आ गया 2r h इंटू ई, क्लियर। चलिए अगर इसको टिल्ट कर देते हैं इस तरीके से, थीटा डिग्री पे टिल्ट कर देते हैं, तो जब आप देखोगे इसको यहां से, तो ये आपको कुछ ऐसी सरफेस बल्जिंग वाली दिखाई देगी, क्लियर, इस तरफ से बल्जिंग और इस तरफ से बल्जिंग। तो इसके 3 पार्ट हो गए, ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2 और ये वाला एरिया A3। अब इन तीनों पे हमारे पास फील्ड बनेगा, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया इक्वल ऑब्जर्व होगा, जो होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। ज्योमेट्री बना के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको निकल जाएगा ये। और जो ये वाला सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा 2HR cos थीटा। डायग्राम आपके सामने बना रखा है मैंने। तो टोटल एरिया कितना हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3। हमें तो सिर्फ परपेंडिकुलर एरिया निकालना है ताकि कॉस की वैल्यू ज्यादा 0 हो या 180 डिग्री हो, 90 नहीं होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास एरिया आ गया 2HR cos थीटा पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फ्लक्स अगेन सेम फॉर्मूला E इंटू ए, एरिया हमारे पास ये आ गया और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास phi इज इक्वल टू E इंटू 2HR cos थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स दी थी जो 11th और 12th को मिला के बनाई गई है।